This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. ओके, तो हमने लाइफ साइकिल मैनेजर कल चेक कर लिया था एंड डिस्क हो गया है। ठीक है, तो EC2 के जो मेजर पॉइंट्स हैं वो सारे कंप्लीट हो गए कल तक। कोई क्वेश्चंस है इसमें, कोई चैलेंज है तो मुझे बताओ। ठीक है, लिनक्स सर्वर हो गया, कैसे लॉन्च कर सकते, बेसिक लिनक्स कमांड, वेबसाइट होस्टिंग कर सकते हो, वॉल्यूम साइज इंक्रीज कर सकते हो, बैकअप कैसे लेना है पता है, व्हाट इज AMI यूज कर सकते हो, सिक्योरिटी ग्रुप हो गया, वॉल्यूम्स हो गया, इलास्टिक आईपी हो गया, पब्लिक आईपी पता है, फ्री टायर अकाउंट बना के एक सर्वर लॉन्च किया। ठीक है, उसके साथ में एक सैंपल वेबसाइट होस्ट कर लिया। एक विंडोज सर्वर कैसे लॉन्च कर सकते हो, एक डिस्क अगर ऐड या रिमूव करना हो तो कैसे करोगे। ठीक है, और बैकअप कैसे लोगे यूजिंग लाइफ साइकिल मैनेजर। ठीक है, इस पॉइंट में कहीं कोई चैलेंज है तो मुझको बताओ, अदरवाइज विद द न्यू टॉप। प्रशांत, जैसे आपने बताया था कि जो ये बैकअप है, ये मतलब एक तरह से इंक्रीमेंटल है हमारा। इंक्रीमेंटल है बिल्कुल। तो मान लीजिए कि फर्स्ट टाइम हम लेते हैं तो वो एक तरह से फुल बैकअप लेता है, एंड मान लीजिए अगर डेली होता है तो फर्स्ट टाइम ऑनवर्ड जो है वो इंक्रीमेंटल होगा। इंक्रीमेंटल होगा, करेक्ट। जो भी आपके चेंजेस तो होंगे उस बैकअप के अंदर। वही वो होंगे, तो मतलब फिर हमें जब अगर मान लीजिए कि कोई भी अगर रिस्टोरेशन पॉइंट, किसी पॉइंट पे रिस्टोरेशन करना है, तो फिर मतलब हमें वो भी इंक्लूड करना पड़ेगा जो फुल बैकअप एंड इंक्रीमेंटल हैं, उनमें मतलब क्या अप्रोच रहती है वैसे। एक करके देखो, असाइनमेंट दे दो, करके देखो एक बैकअप, 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए आप लगाओ और उसमें कुछ डेटा डेली डालो। ठीक है, क्योंकि ये मैंने भी टेस्ट नहीं किया तो मैं कंफर्म नहीं कह सकता। तो वो होता यही है, अप्रोच यही है कि अगर उसको पीछे बैकअप बैकअप चाहिए होगा तो वहां जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आपके पास होने चाहिए snapshots। क्योंकि इंक्रीमेंटल है ना, तो इंक्रीमेंटल में जरूरत पड़ेगी। बट करके देखो, अगर आपके पास, मान लो सपोज करो आपने आज कुछ लिया बैकअप तो वो फुल बैकअप हो गया, राइट। अब कुछ फाइल, नेक्स्ट डे कुछ फाइल बनाया तो सिर्फ उसी फाइल का बैकअप होगा, उसी फाइल का बैकअप होगा, यस, उसी यस। फाइल का होगा, है ना। तो उसमें सिर्फ वही चेंजेस आएंगे, फिर नेक्स्ट डे आपने कुछ चेंज किया तो वही चेंजेस आएंगे, तो चेंजेस तो वो ऐसे ही लेगा, ये तो कंफर्म है। ठीक है, बट रिस्टोरेशन के टाइम पर आप किस तरीके से उसको यूज कर सकते हो ये आपको देखना पड़ेगा। मतलब होगा यही सेम कंसेप्ट, आपका वो फॉलो करेगा जो आप बता रहे हो, राइट। वो जरूरत पड़ेगी, लेकिन एक बार करके देखो तो उससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बट आइडियली आपको डिलीट नहीं करना है बैकअप जो है। वो जैसे अगर आपने जो भी रिटेंशन रखा है, तो अगर आपने 7 डेज का बैकअप लिया है तो उसको आपको रिमूव नहीं करना है 7 डेज तक, राइट। उसको फॉलो करना है क्योंकि वो इंक्रीमेंटल फॉलो हो रहा है। 7 डेज के बाद अगेन वो पहला जो बैकअप होगा वो फुल बैकअप हो जाएगा अगर आपने 7 डेज का रिटेंशन रखा बिकॉज इन लाइफ साइकिल पॉलिसी हम लोग कहीं पे ऐसा तो कहीं पे आई थिंक डिफाइन नहीं करते कि वेदर इट विल बी ए इंक्रीमेंटल और फुल बैकअप डेली, एज सच तो आई थिंक है। नहीं नहीं होता नहीं कुछ नहीं, उस वो पे। बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंटल ही है। हाँ, वो बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंटल ही, यू कांट चेंज इट। आप उसको चेंज नहीं कर सकते, बैकअप है ही ऐसा, पैटर्न उसका इंक्रीमेंटल ही रहेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। हम्म, चलो, तो आई थिंक मतलब बाकी सबका अगर नहीं आ रहा है तो मैं इसको यस लिख के चलूंगा, क्योंकि हम लोगों ने
सैंपल वेबसाइट भी होस्ट करके देखा है और काम किया हुआ है, राइट? तो आई थिंक कोई चैलेंज यहाँ पे नहीं आ रहा है, राइट? हाँ जी, यस नो मे बी। यस यस प्रशांत। यस, चलो अब ऐसा लगता है ना, तब इससे पता लगता है कि हाँ कॉन्फिडेंस आ रहा है। हाँ जी भूपी जी, भूपी जी अरे देर, भूपी जी चले गए क्या? अभी तक तो जाग ही रहा था, पता नहीं अब। है तो सही, वो साइलेंस से जवाब दे रहे हैं। चलो ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा कंसेप्ट है वो है लोड बैलेंसर एंड ऑटो स्केलिंग। ठीक है, ये ये क्या कंसेप्ट है, लोड बैलेंसर एंड ऑटो स्केलिंग, इसको देख। तो लोड बैलेंसर ऑटो स्केलिंग क्या होता है? कोई आइडिया, कोई टेंटेटिव आइडिया अगर मुझको बताओ, लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग से हम लोग क्या कह रहे हैं? लोड बैलेंसिंग तो एक तरह से वो हो गया कि हमारे पास अगर बैक एंड पे मोर देन वन इंस्टेंसेस हैं तो मतलब वो फ्रंट एंड पे जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो बैक एंड पे मतलब एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती रहेगी एज पर लोड ऑन मशीन्स। बिल्कुल, वो डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा, जो भी ट्रैफिक आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा, बिल्कुल सही है। ऑटो स्केलिंग, ऑटो स्केलिंग का मेन मतलब जो वर्डिंग से पता है, ऑटो स्केलिंग का मेन पर्पज ये है कि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आपको मान ली किसी एक पर्टिकुलर परसेंटेज का लोड आपके या कुछ जो आपका क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंगली अगर आपकी मशीन्स पे बेसिकली अगर लोड बढ़ गया है तो मतलब वो अकॉर्डिंगली आपकी न्यू मशीन्स वो ऐड अप करता जाएगा। वो तो लोड बैलेंसर नहीं हुआ सर। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर आपका मशीन्स मान लो लोड इंक्रीज हुआ तो आपका नया मशीन्स ऐड हो जाएगा। एक्स्ट्रा इंस्टेंस ऐड हो जाएंगे, हाँ। तो वो लोड हाँ, नया बैलेंसर, मशीन तो वो सर्वर, लोड बैलेंसर सर्वर को चेंज करता है जिसपे ऐड करता है। ऑटो स्केलिंग, ऑटो स्केलिंग, ऑटो स्केलिंग जो है इस केस में क्या कर रहा है, ऑटो स्केलिंग जो है, एक मिनट देना मुझे बस, ये क्या है? ऑटो स्केलिंग क्या करता है? ऑटो स्केलिंग आपके नए सर्वर्स ऐड कर रहा है, समझ रहे हो? ऑटो स्केलिंग तो नए सर्वर्स ऐड कर रहा है और लोड बैलेंसर आपके नए सर्वर्स ऐड नहीं कर रहा है। पहला क्या है, लोड बैलेंसर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो जो भी आपका इनकमिंग है उसके पीछे आपके जितने सर्वर्स है वहां डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन तो ऑटो स्केलिंग एग्जिस्ट बात बोली कि नया सर्वर ऐड कर देगा। तो ऑटो स्केलिंग क्या है, ऑटो स्केल हो रहा है, मतलब स्केल अप हो रहा है ना? तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर मान लो कोई सर्वर आया और वहां पे लोड ज्यादा था, हाँ बस वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ गया, तो वो सर्वर को डिस्ट्रीब्यूशन का काम नहीं करेगा, वहां पे क्या कर रहा है, सर्वर को एडिशन का काम करेगा, है ना? सर्वर को एडिशन करने से ऑटो स्केलिंग क्या कर रही है, एडिशन की एक्टिविटी कर रही है। ठीक है, हाँ। और लोड बैलेंसर एग्जिस्टिंग सर्वर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेगा लोड को जो ऑलरेडी है। एग्जिस्टिंग सर्वर के बीच में, बिल्कुल एग्जैक्टली। यहाँ पे क्या फर्क है कि वो एग्जिस्टिंग सर्वर के बीच में करेगा, बिल्कुल सही है ना, समझे? यस सर। चलो गुड, तो यही जो है ये मेजर डिफरेंस है। ठीक है, हेलो। हेलो, हाँ जी, आ गए? हाँ कहाँ हाँ प्रशांत, अरे मैं यही हूँ यार, आवाज ही नहीं आ रही थी, पता नहीं। अरे मैं ये वो कह कह रहा था रहे हैं कि कि अभी आप लोड बैलेंसर दूसरा क्या बता रहे थे? उसके लिए ऑटो स्केलिंग, ऑटो स्केलिंग, हेलो। ऑटो स्केलिंग। अच्छा एम आई ऑडिबल? सब बाकी सबको ऑडिबल है? यस 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 यस। भूपी एक बार नहीं तो जस्ट ट्राई टू रिकनेक्ट।
इनका वॉइस फिर गायब हो गया। ठीक है जी। तो समझे कि मतलब इसमें जो है लोड बैलेंसिंग ऑटो स्केलिंग, आप मेजर डिफरेंस समझ गए, तो मतलब आई थिंक मेरा आधा से ज्यादा काम हो गया। और इसको हम क्या करते हैं, तो लोड बैलेंसर की बात कर रहा था मैं, तो लोड बैलेंसर ऑटो स्केलिंग का ओवरव्यू देख लो। ओवरव्यू में क्या है, ओवरव्यू में क्या है यहाँ पर, तो हमारा जो टारगेट है, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ऑटो स्केलिंग और लोड बैलेंसिंग, ठीक है। चेक प्रैक्टिकली हाउ टू डू ऑटो स्केलिंग और लोड बैलेंसिंग, ठीक है। टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एएमआई, ये हमें क्लियर, ठीक है। क्रिएट एंड सेटअप लोड बैलेंसर फॉर एन एग्जिस्टिंग वेबसाइट, ठीक है। हम लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे। सेटअप एंड ऑटो स्केलिंग फॉर वन वेब सर्वर एंड टेस्ट ऑटो स्केलिंग, ठीक है जी। तो ये तो हो गया। क्या है अब इसके बाद आ जाओ, एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है। हम्म। तो लोड बैलेंसर क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट द वेब ट्रैफिक टू द अवेलेबल सर्वर, व्हाटएवर सर्वर्स जो अवेलेबल है उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स विच सर्वर इज एक्टिव एंड विच वन इज डाउन। मतलब अगर मान लो कोई सर्वर आपके पीछे, आपने बैकएंड में 4 सर्वर्स लगाए हुए हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि लॉजिक क्या है, जरूरत क्या है, इसकी जरूरत ही क्या है लोड बैलेंसर की। मुझे, मेरा तो काम फर्स्ट क्लास चल रहा है, तो जरूरत क्या है, जरूरत इसकी इसके लिए है कि अगर आपने यहाँ पर आपकी एक वेबसाइट चल रही है, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट में मान लेता हूँ www.sonupee.com चल रही, ठीक है जी। अब आपकी एक वेबसाइट है www.sonu.com, ठीक है। और अब ये ऑब्वियसली एक वेब सर्वर पे, ये एक वेब सर्वर पे चलेगी, ठीक है। तो मेरी एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट एक वेब सर्वर है, उस पर चल रही है, राइट। अब लोग क्या करेंगे, लोगों का जो यूजर्स का जो रिएक्शन होगा वो क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ यूजर्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ यूजर्स होंगे, वो यूजर्स क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे, क्लियर है, यस, ठीक है। इस पे जो रिक्वेस्ट आएगी वो कौन सी रिक्वेस्ट आएगी, sound.com, HTTP, है ना। देखो ये एकदम चीजें क्लियर होना चाहिए, HTTP रिक्वेस्ट आएगी यहाँ से, ठीक है। या फिर कौन सी आ सकती है, HTTPS रिक्वेस्ट आ सकती है। अब यहाँ से यूजर ने रिक्वेस्ट किया www.sonu.com और ये रिस्पॉन्ड आ गया यहाँ पर, और यहाँ पे यूजर्स को कुछ कंटेंट विजिबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे सर्वर कितने हैं, एक सर्वर है, राइट। इसका एक आईपी है, इसका आईपी है कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मान लो ये आईपी, ठीक है। तो ये इसका एक आईपी है, राइट। अब इस सिनेरियो में यहाँ पे कोई इशू नहीं है, लेकिन दिक्कत सिर्फ इतनी है कि अगर ये सर्वर बंद हो गया, ठीक है, अगर ये आपका सर्वर बंद हो गया, तो आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्स करेगी या नहीं करेगी, नहीं करेगी। नहीं करेगी, क्योंकि एक ही वेब सर्वर था ऑब्वियसली, है ना। तो कोई इसमें क्यों क्यों रिस्पॉन्स करेगी वो, राइट। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक कंसेप्ट आया जिसको उन्होंने बोला, अगेन सेम चीज था, लेकिन इन्होंने क्या बोला, यूजर्स आपके यही थे, ठीक है। इसको लाइन थोड़ा सा पतली कर देते हैं। ये यूजर्स थे और सर्वर इन्होंने एक की जगह रख दिए 3, ठीक है। अभी अभी पहले क्या होता था, यही होता था कि पहले एक सर्वर था, फिजिकल सर्वर होता था, जब एनवायरनमेंट रहता था, वर्चुअल नहीं था। तो क्या होता था, एक सर्वर था, एक सर्वर की कॉस्टिंग इतनी है, अगर 2 रखेंगे तो 2 की कॉस्टिंग ज्यादा हो जाएगी। तो वो क्या करते थे, एक अंदाजा लगा लेते थे कि भाई मेरा एक सर्वर पे चल जाएगा, और अगर उनके पास एक्सपेंस ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा 2 सर्वर रख लेते थे, ठीक। अब होता क्या था कि कई बार उनका ट्रैफिक ज्यादा हो गया, और वो ट्रैफिक ज्यादा हो गया तो लोड इंक्रीज हो गया। अब उनके पास पहला सर्वर था, उसके बाद पहला सर्वर फुल हो गया, फिर दूसरा सर्वर भी फुल हो गया, अब काम ठप हो गया, ठीक है। तो ये होता था क्यों, क्योंकि उनका भी एक लॉजिक था, भाई फिजिकल सर्वर की कॉस्टिंग है और मैं अननेसेसरली क्यों उसको यूज करूं,
जो मुझे उसकी जरूरत नहीं है। लोड हमेशा तो ज्यादा होता नहीं था, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे भी वेबसाइट चल रही थी, यहाँ पे भी वेबसाइट चल रही थी, ठीक है। abc.com या flipkart.com, कोई भी वेबसाइट चल रही थी, यहाँ पे भी ये वेबसाइट चल रही थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको मल्टीपल सर्वर पे रख दिया, ठीक। तो अब यूजर्स क्या होते थे, अभी लोड बैलेंसर में क्या हो रहा था, अब लोड बैलेंसर पे जो यूजर्स जा रहे थे, तो वो यूजर की रिक्वेस्ट कभी इस पे जाती है, कभी इस पे जाती है, कभी इस पे जा रही है, राइट। और मान लो तो इन्होंने क्या किया, उसके बीच में एक जो कंसेप्ट लिया है, मल्टीपल सर्वर लिया है, और मल्टीपल सर्वर के लिए इन्होंने एक लोड बैलेंसर लगा दिया। मल्टीपल सर्वर के लिए इन्होंने एक लोड बैलेंसर लगा दिया, ठीक है। उस लोड बैलेंसर का ये एडवांटेज हुआ कि यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हुआ, अब एक लोड बैलेंसर पिक्चर में आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक लोड बैलेंसर पिक्चर में आ गया, तो अगर ये डायरेक्ट abc.com लिखते तो रिक्वेस्ट यहीं पर ही जाती, राइट, क्योंकि abc.com जिसको पॉइंट आउट कर रहा है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए कंसेप्ट आया लोड बैलेंसर, ये पहले भी था। तो इसमें क्या किया, एक लोड बैलेंस, अब जो रिक्वेस्ट आने लगी वो रिक्वेस्ट किस पे आने लगी, लोड बैलेंसर पे आने लगी। तो अब जो रिक्वेस्ट आती थी यूजर की, वो ऐसे आती थी, पहले यहाँ जाएगी और फिर यहाँ चली जाएगी, ठीक है। तो लोड बैलेंसर डिसाइड करेगा कि कहाँ रिक्वेस्ट जाएगी। अब जो रिक्वेस्ट आएगी वो किस सर्वर पे मुझे भेजनी है, ठीक है, कौन सा सर्वर फ्री है। तो जो डिसाइडिंग फैक्टर हो गया वो कौन हो गया, लोड बैलेंसर हो गया, ठीक है। लोड बैलेंसर के आने से ये फायदा हो गया कि भाई अब रिक्वेस्ट आई तो मेरे पास 3 सर्वर है यहाँ पे, वो 3 पे लोड डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इससे क्या हुआ, ये प्रॉब्लम थोड़ा सॉर्ट आउट हो गया, इससे प्रॉब्लम थोड़ा सॉर्ट आउट हो गया, अवेलेबिलिटी बढ़ गई। लोड बैलेंसर से डायरेक्ट मुझे क्या फायदा हुआ, मेरी अवेलेबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। मेरी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो गई, क्योंकि अभी जो मेरा सर्वर का लोड, अगर सपोज करो एक ही सर्वर होता तो यहाँ पे सर्वर का लोड होता 100%, राइट। अभी मेरे पास 3 सर्वर थे, तो 3 सर्वर पे लोड होना में से चेंज हो गया 33%, 33.3% सम एक सर्वर पर, राइट। जब एक सर्वर पे लोड कम होगा तो ऑब्वियसली उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसका एक दिक्कत क्या हुआ, डीमेरिट क्या हुआ, इसमें कॉस्टिंग बढ़ गई। मैं 3 सर्वर की कॉस्टिंग पे कर रहा हूँ, अगर ये फिजिकल सर्वर होते थे तो यहाँ पे ये इशू आता था। और कई बार क्या होता था कि ये थोड़ा कैलकुलेशन मिस कैलकुलेशन हो जाता था, क्योंकि हमेशा तो लोड ज्यादा रहता नहीं है। तो उस केस में ये दिक्कत आता था कि कभी कभी हम अननेसेसरली उसको यूज कर रहे थे। तो इस चीज को भी ओवरकम करने के लिए जब वर्चुअल सर्वर्स आए या क्लाउड आया, तो क्लाउड में एक फैक्टर आ गया जिसको बोलते हैं ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग पे आ जाते हैं। तो लोड बैलेंसर क्या करता है, लोड बैलेंसर डिपेंड करता है क्या क्या फैक्टर्स हैं, बट बाय डिफॉल्ट नॉर्मली ये राउंड रॉबिन को यूज करता है, ठीक है। एंड basically it helps to perform the website response better due to load distribution among multiple servers. तो एक हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है एंड परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है। Auto scaling is a mechanism where you can set up one image of a server, and if there is some heavy traffic come to your servers, you can add the additional server based on your defined image and set up criteria, add or remove servers, ठीक है। तो यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आया जिसको बोलते हैं ऑटो स्केलिंग, और ऑटो स्केलिंग ने काफी हेल्प करी मनी सेव करने में, ठीक है। तो इसको देखते हैं कैसे किया, इसको मैं नोट्स में डाल देता हूँ। इसमें क्या हो रहा था, इसमें भी आपके पास यूजर्स थे, सेम कंसेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे एक लोड बैलेंसर लगा दिया बीच में, और यहाँ पे हमने क्या किया, अब हमने इसमें ये बोला, ऑटो स्केलिंग में हमने क्या बोला कि मेरे पास 2 सर्वर पे चल रही है वेबसाइट, ठीक है, 2 सर्वर पे वेबसाइट चल रही है,
अभी जो मेरी कॉस्टिंग आई एक्चुअली 2 सर्वर की कॉस्टिंग आई। अब यूजर्स आते थे तो यूजर्स ने यहाँ पर रिक्वेस्ट डालना शुरू किया, वो लोड बैलेंसर पे गई, लोड बैलेंसर से यहाँ फॉरवर्ड हुई, ठीक है। अभी किसी दिन क्या हुआ, अचानक से ट्रैफिक बढ़ गया, वेबसाइट ट्रैफिक बढ़ गया, तो ऑटो स्केलिंग एक कंसेप्ट आया। ऑटो स्केलिंग ने क्या बोला कि मैं 2 सर्वर को रिजर्व स्टेटस में रख देता हूँ, ठीक है। यानी इसका स्टेटस तो ऑन है सर्वर्स का, ये स्टार्टेड है, ठीक है, तो कह दूं ये स्टार्टेड है, ठीक है, ये भी स्टार्टेड है, ठीक है। ये रिजर्व्ड है, मतलब ये ऑन नहीं है, ये पावर ऑन नहीं है, ये रिजर्व कैपेसिटी होगी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ फायदा, इसको मैं फिल कर, ठीक है जी। और ये मेरा जो सर्वर था, ये मेरा सर्वर चल रहा था, ये मेरा प्रोडक्शन, ठीक है। अब इससे क्या हुआ फायदा कि अभी तक तो ये 2 पे लोड जा रहा था, लेकिन इसने कहा भाई लोड इंक्रीज हो गया, मैंने एक कंडीशन लगा दी। कंडीशन नॉर्मली क्या रहता है, सीपीयू यूटिलाइजेशन की कंडीशन लगाते हैं कि भाई अगर सीपीयू यूटिलाइजेशन, क्योंकि अगर लोड बढ़ेगा तो सीपीयू यूटिलाइजेशन भी बढ़ेगा, राइट। आप चाहो तो और भी पैरामीटर पे लगा सकते हो, नेटवर्क पे लगा सकते हो, या कितनी रिक्वेस्ट आ गई उस पर लगा सकते हो। बट एक नॉर्मली क्राइटेरिया है कि अगर सर्वर का लोड इंक्रीज हो रहा है, यानी नॉर्मली एक सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज होता है, तो हमने एक कंडीशन लगा दी, भाई अगर 80% सीपीयू यूटिलाइजेशन हो रहा है तो एक काम करो, एक नया सर्वर ऐड कर दो, नया सर्वर जो मैंने रिजर्व में रखा हुआ था उसको स्टार्ट कर दो। तो उस केस में क्या होगा, ये रिजर्व वाला सर्वर स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे भी ये वेबसाइट चलना चालू हो जाएगी, सॉरी, यहाँ पे भी ये वेबसाइट चलना चालू हो जाएगी, ठीक है। अब मेरे पास प्रोडक्शन में कितने हो गए, अब मेरे पास प्रोडक्शन में हो गए 3 सर्वर, ठीक है जी। इसका इमीडिएटली क्या फायदा हुआ, अब जब तो मेरे सर्वर पे लोड मान लो 100% यहाँ पे हो गया था, तो अब कुछ कुछ लोड दोनों का यहाँ पर चला गया, राइट। उसे अगर 90% लोड हो रहा था तो वो अभी 60% लोड रह गया दोनों सर्वर पे, क्योंकि तीसरे सर्वर पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो उसने 30% अपना दे दिया, 30% यहाँ दे दिया, बराबर बराबर 60% हो गया। तो ऐसे करके लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और ऑटो स्केलिंग ऑटोमेटिकली टेक केयर कर लेती है कि भाई ये। तो इसमें क्या फायदा हुआ कि अब आपको 3 सर्वर आपके चल रहे हैं, अब आप पेइंग कॉस्ट जो पे कर रहे हो वो 3 सर्वर की पे कर रहे हो, राइट। बट उसके बाद ऑटोमेटिकली जैसे ही लोड कम हुआ, ठीक है, अभी क्या हुआ, वो पीक टाइम था, पीक टाइम आने के बाद लोड ऑटोमेटिकली कम हो गया। अब यहाँ पे जो सर्वर का यूटिलाइजेशन 100% चल रहा था, ठीक है, पहले जो रिक्वेस्ट 100% चल रही थी उसमें क्या हुआ, ट्रैफिक हो गया कम, ठीक है, और वो रिड्यूस हो गया 50% पे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे जो लोड आ रहा है एक्चुअली इस सर्वर पे वो कितना आ गया, पहले 100 था तो 33 हुआ, राइट। अभी 50% हो गया, तो ये करीब करीब 20%, बल्कि और उससे भी कम ही हो गया, राइट, लोड कम हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, 20% लोड हो गया, ठीक है। अब इसने देखा ऑटो स्केलिंग में, हमने देखा कि भाई अरे ये तो ऑलरेडी लोड बराबर हो गया है, कम हो गया है, राइट, और हमें इतने सर्वर्स की जरूरत नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो इस सर्वर को फिर से स्टॉप कर देगा, फिर उस सर्वर को डाउन कर देगा, जो उसने एक्स्ट्रा सर्वर किया था उसको फिर से उसने डाउन कर दिया। अब डाउन करने से क्या हुआ, ठीक है, अब मुझे इसकी कॉस्टिंग पे नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं फिर अगेन सिर्फ इन्हीं 2 सर्वर का पे कर रहा हूँ। तो हो गई ना स्मार्ट टेक्नोलॉजी कि भाई अगर मेरा लोड बढ़ा तो मेरा सर्वर भी ऑटोमेटिकली अप हो गया, और अगर मेरा लोड घटा तो मेरा ऑटोमेटिकली जो स्टार्ट सर्वर हुआ था वो भी डाउन हो गया, राइट। और जो मुझे पे करना पड़ रहा है वो सिर्फ उसी का करना पड़। तो फिजिकल में पहले यही चैलेंज आता था कि भाई मैं कितना स्टार्ट रखूं, कितना ऑन रखूं, क्यों मैं एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये चीज मैट हो गई। और दूसरी चीज उसमें जो फिजिकल मेंटेनेंस, जो मैनुअल वर्क रहता था, वो भी इसमें ओवरकम हो गया वर्चुअल सर्वर आने से, ठीक है जी। तो ये भी आपका चीज ओवरकम हो गई। और इस वजह से अगर आप देखोगे तो आजकल सारी वेबसाइट्स ऑलमोस्ट अप रहती हैं। कब कब डाउन होती हैं, डाउन वो तब होती हैं जब आपका ये जो रिजर्व कैपेसिटी थी ये भी फुल हो जाती है, ठीक है। तो सपोज करो उन्होंने कुछ प्लान किया कि भाई लोड आएगा तो कितना आएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 और सर्वर का लोड आ जाएगा, ठीक है। लेकिन पता लगा सर्वर का लोड आ गया 5 सर्वर का या 6 सर्वर का, तो उस केस में क्या होगा, ये भी फुल, ये भी फुल, सब फुल हो गया तो सब डाउन हो जाएगा, है ना।
क्योंकि वो आपका पीक टाइम पे कैच करिए। तो ऐसा कम होता है, बहुत कम होता है, लेकिन कभी कभी हो तो जाता है। जैसे आपने व्हाट्सएप का देखा था या फेसबुक का देखा था, ऐसा देखा था ना कि फेसबुक डाउन हो गया, उन्होंने भी तो ऑटो स्केलिंग लगा रखी है, लेकिन उनका जो भी यूटिलाइजेशन था वो ऑलमोस्ट सब कुछ फेल हो गया था, इसलिए दिक्कत हुआ था। हाँ जी बताओ। तो सॉरी प्रशांत, रिजर्व के लिए हम पे नहीं करते राइट, जो पहले जब वो यूज में नहीं हो रहा होता। हाँ, जो आप यूज नहीं कर रहे होते उसके लिए आप पे नहीं कर रहे हो, तो राइट। फिर तो रिजर्व मतलब बहुत ज्यादा भी रख सकता है ना, हर एवरीबडी विल की मतलब वो कई गुना कैपेसिटी हाँ, का रिजर्व। आप रख सकते हो। इशू क्या है कि अगर कोई हैकर या कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई, कुछ वायरस आया, तो उस केस में क्या होता है, वो सारे सर्वर्स अप होते जाएंगे, राइट। आपने कैपेसिटी डिफाइन करी है, करेक्ट है। हाँ, कभी क्या जाता है ना, वायरस आया, वायरस से लोड इंक्रीज कर दिया, या इसको बोलते हैं क्या, फास्ट ट्रैफिक डाल दिया आपकी वेबसाइट पर, तो फिर राइट। बहुत ज्यादा सर्वर से ले लेगा वो, और फिर बिल ज्यादा आएगा वो। अब क्योंकि आपने तो एक कैपेसिटी रखी है ना, तो अभी आपने क्या किया, मतलब आपकी एक सर्वर की रनिंग कॉस्ट मान लो 1 लाख रुपीज है, ठीक है। और आपने बोला कि इसको चला दो। अब आपने 10 सर्वर रख दिए, तो आपकी कॉस्ट जो मैक्सिमम चली गई वो 10 लाख चली गई ना, हाँ, राइट। अगर आपके पास 4 थे तो आपकी कैपेसिटी 4 लाख गई। तो ये बेसिकली मतलब ये चीजें आपको माइंड करना पड़ेगा कि भाई मुझे कितना कॉस्टिंग में बियर कर सकता तो लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग दे वर्क टुगेदर एक्चुअली। है, वर्क, राइट। बेस्ट प्रैक्टिस है कि अगर आप लोड बैलेंसर यूज कर रहे हो तो यू शुड यूज ऑटो स्केलिंग एज वेल। अच्छा, एक चीज मेरे को कंफ्यूजन है कि जैसे मैं ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर करता हूँ, तो उसके लिए मुझे कोई टेम्पलेट भी सेव करके रखना पड़ेगा? वो कैसे, मतलब मशीन जो क्रिएट करेगा एट द टाइम? हाँ, तो देखो जो ये पॉइंट हमने किया कि हमने क्या बोला यहाँ पे, मैं आपको बोला कि ऑटो स्केलिंग इज ए मैकेनिज्म वेयर यू कैन सेट अप वन इमेज, है ना। क्योंकि हमको यहाँ पे AMI की जरूरत पड़ेगी, तो आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक, की कॉन्फ़िगरेशन जो जरूरत पड़ेगी वो हम कहाँ रखेंगे, हमको एक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो मुझे एक्चुअली जो नया थर्ड सर्वर शुरू होगा वो कैसे स्टार्ट होगा, उसके पास कुछ बेस तो होना चाहिए ना कि भाई मेरी ये कॉन्फ़िगरेशन है, मैं इस कॉन्फ़िगरेशन का स्टार्ट होऊंगा, मेरे पास इतने CPU होंगे, इतने रैम होगी, जो भी ये मेरा कंटेंट होगा, तभी तो नया वेबसाइट अप होगा। अदरवाइज सिर्फ नया ब्लैंक सर्वर अप हो जाएगा, उससे तो फायदा नहीं है। आपको एक कस्टमाइज AMI बनानी पड़ेगी, और जब नया सर्वर लॉन्च हो AMI को यूज करेगा, या यहाँ पे एक और फंडा आता है जिसको बोलते हैं टेम्पलेट, उसको यूज करेगा और उससे स्टार्ट करेगा। बट अब इस केस में एक कैच ये भी आता है कि यूजुअली आजकल हम जो काम करते हैं, CI/CD पे काम करते हैं, ठीक है, तो जो भी चीज होती है डिप्लॉयमेंट हमारी रेगुलर आती है। अगर हम एक हम्म, पर्टिकुलर टेम्पलेट बना के रख देंगे, तो हम्म, न्यू जितने भी चेंज होंगे वो कहाँ से पिक करेगा? हम्म। एक बार ये देख लो, बिकॉज ये देख लो, टेम्पलेट तो ठीक है, ओके। है ना, एक बार ये देख लो, उसके बाद क्लियर हो जाएगा होपफुली। और उसके बाद अगर आपको आपका जो सिनारियो है उसके सिनारियो से मैच करने का ट्राई करें, ठीक है। पहले एक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है। तो लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग दोनों क्लियर हो गया, कंसेप्ट समझ में आ गया। इसको देख लेते हैं। ऑटो स्केलिंग मैंने बोला, हाँ, तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे एक नया सर्वर ऐड हो गया और ऑटो स्केलिंग के थ्रू आपकी वेबसाइट की मैनेजमेंट अच्छी हो गई। देन अगेन दिस सेज लॉट ऑफ हार्डवेयर मेंटेनेंस। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपको हार्डवेयर मेंटेनेंस मैनुअली तो आप नहीं कर रहे हो, बिकॉज इट इज ऑल फिजिकल सर्वर्स। तो यहाँ पे आपकी जो जितनी भी हार्डवेयर मेंटेनेंस थी वो बच रही है। कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस यू डोंट नीड, वन टाइम व्हाट यू हैव सेट अप वो आपका एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। एंड डाउन टाइम विच यूज टू बी इन ट्रेडिशनल डेटा सेंटर्स। तो पहले ये जो हमारे पास फिजिकल डेटा सेंटर्स होते थे वहां पे हमको काफी ज्यादा स्ट्रगल रहता था, बट अभी आप क्लाउड में तो आप नहीं कर रहे हो, डेटा सेंटर इज मैनेज बाय सम अदर कंपनी। तो हार्डवेयर मेंटेनेंस एंड ऑल सच जितना भी पेन एरिया था वो अभी थर्ड पार्टी कंपनी बियर कर रही है। Here in cloud you can manage the high web traffic on your tips and add and remove server on your request, ठीक है। तो जो मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था अभी, वो ऑलमोस्ट सेम आपको ये मेट कर जाता है ना। तो ये आपका
लोड बैलेंसर है और लोड बैलेंसर के पीछे कुछ बैकएंड में सर्वर रखे, ठीक है। यही आपका लोड बैलेंसर है, लोड बैलेंसर के बैकएंड में सर्वर्स रखे। इसको हाई अवेलेबिलिटी रख सकते हो, तो मतलब ये एक जोन 2A में रख दिया और एक सर्वर हमने 2B में रख दिया। अवेलेबिलिटी जोन इज इक्वल टू 1 डेटा सेंटर। ये एक डेटा सेंटर की मशीन ये दूसरे में होगी, तो इससे क्या फायदा होगा, सपोज करो ये अगर डेटा सेंटर में कुछ प्रॉब्लम भी आ जाता है तो आपका इस डेटा सेंटर से सर्विस चल जाएगी। ठीक है, तो हम मल्टीपल डेटा सेंटर्स में रख सकते हैं जिससे हमारी हाई अवेलेबिलिटी रहती है। देन ऑटो स्केलिंग ग्रुप की बात कर रहे थे, तो मैंने बोला था कि दो आपके हमेशा रनिंग सर्वर हैं, तो जो दो रनिंग है मतलब ये आप डिसाइड करोगे आपको एक चाहिए, दो चाहिए या ज्यादा चाहिए, अकॉर्डिंग टू योर वेबसाइट क्रिटिकलिटी, है ना। जैसे अगर IRCTC है तो ऑब्वियसली उसमें ज्यादा चाहिए, राइट। लेकिन अगर मेरी कंपनी की वेबसाइट है तो मैं तो अपनी कंपनी की वेबसाइट को अगर नहीं भी इतना चलेगा तो मुझे चल जाएगा, राइट। तो हर किसी का क्रिटिकल लेवल अलग अलग होता है, राइट। तो उस चीज को आपको मेंटेन करना पड़ता है कि कितनी क्रिटिकलिटी है। तो यहाँ पे डिजायर कंप्यूट कैपेसिटी बोलेंगे जिसको हमेशा चाहिए कि हम हमेशा चाहते हैं ऑन रहे सर्वर, है ना। तो अगर मैं चाहता हूँ मेरे सर्वर हमेशा ऑन रहे तो वो डिजायर कंप्यूट कैपेसिटी हो गई। और जो कैपेसिटी मैं रिजर्व रखता हूँ उसको हम बोलते हैं रिजर्व कैपेसिटी, ठीक है जी। कुल मिला के जो फाइनल सिनारियो बनता है वो कुछ ऐसे बनता है कि आपके पास अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में आप सर्वर्स रखते हो। तो सपोज करो आपने एक रिजर्व सर्वर रख दिया, एक रनिंग सर्वर रख दिया और एक आपने रिजर्व सर्वर रख दिया, ठीक है। आपने यहाँ पे भी एक दूसरे अवेलेबिलिटी जोन के अंदर एक रनिंग सर्वर रख दिया, एक रिजर्व रख दिया, ठीक है। इन सर्वर्स के पीछे बैकएंड में फ्रंट में लोड बैलेंसर रहेगा और वो लोड बैलेंसर आपका लोड बैलेंसर का जो URL है वो अटैच रहेगा किससे, राउट 53 से, ठीक है। जो राउट 53 है, पीछे से नॉइज आ रहा है, अगर कोई बात नहीं कर रहा है, क्वेरी नहीं है तो म्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो लोड बैलेंसर किससे कनेक्ट होगा, लोड बैलेंसर कनेक्ट होगा राउट 53 से, क्योंकि जो लोड बैलेंसर का URL है वो भी याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये हम राउट 53 क्या? राउट 53 एक सर्विस है जिसके थ्रू हम वेबसाइट मैनेजमेंट करते हैं। ओके। आईपी को सर्वर से कनेक्ट करते हैं, कल बताया था आपने। हाँ, तो जो हमारी www.abc.com मैं बोल रहा हूँ वो इस राउट 53 सर्विस पे यूज होगी। तो हम राउट 53 सर्विस आगे करेंगे, पहले हम लोड बैलेंसर का कंसेप्ट समझ जाए। लेकिन abc.com को हम फॉरवर्ड कर देंगे लोड बैलेंसर पे और लोड बैलेंसर से रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो जाएगी आपके सर्वर्स, ठीक है। तो ये कुछ फाइनल सिनारियो आता है। आप तो देखते हैं रिक्वेस्ट, हम्म, सॉरी, हाँ जी, नंबर क्वेश्चन। ऑफ यूजर्स की रिक्वेस्ट कैसे मतलब टेस्ट करेंगे बढ़ा के? नंबर ऑफ यूजर्स की रिक्वेस्ट प्रैक्टिकली अभी चेक करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली बनाते हैं सब। ओके। एक मिनट देना मुझे। This conference will now be recorded. ठीक है जी, तो अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे ये काम करेगा। आज क्या करते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, देन आप प्रैक्टिस करो और उसके बाद एक प्रैक्टिकल सेशन में बीच में रखेंगे। अब देखो लोड बैलेंसर में आई होप आई एम ऑडिबल, है ना। हाँ, यस यस।
ठीक है, तो लोड बैलेंसर में भी देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ लोड बैलेंसर। तो आप इसको यूज कर सकते हो। अभी थर्ड आया गेटवे लोड बैलेंसर, सबसे पहले क्लासिक लोड बैलेंसर। तो बेसिकली इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्या रहता है, इट इज एप्लीकेबल फॉर HTTP और HTTPS वेबसाइट ट्रैफिक के लिए वी प्रेफर टू यूज एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, बिकॉज यहाँ पे हमको कुछ फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे क्या होता है कि आप यहाँ पे हेडर बेस पे कुछ डिसीजन ले सकते हो। ओके, हेडर बेस ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो हेडर बेस ऑप्शंस का मतलब होता है कि जब आपका रिक्वेस्ट आता है इनकमिंग, तो कई बार हम वेबसाइट जो डालते हैं तो उसके साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे आपका क्लाइंट का IP क्या है या कुछ और चीज भी आप ऐड कर सकते हो। ऑन स्क्रिप्टिंग लेवल या प्रोग्रामिंग लेवल हम लोग कुछ चीजें डिसाइड कर सकते हैं कि अगर मेरे पास ये रिक्वेस्ट आ रही है, और मतलब वेबसाइट के डिजाइनिंग लेवल पे हम लोग कुछ डिसाइड कर सकते हैं। वेबसाइट लेवल पे हम लोग कुछ डिसाइड कर सकते हैं कि जब ये रिक्वेस्ट यहाँ से आए, इस एप्लीकेशन से आए, तो कुछ कुछ आप कोड वगैरह डिसाइड कर सकते हो और उसके बेस पे वो डिसाइड करेगा कि आगे किस सर्वर पे फॉरवर्ड करना है। तो ऐसी चीजें आप एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे डिसाइड कर सकते हो। एंड ड्यू टू दिस कि आपका वहां पे टर्मिनेशन हो रहा है या रिक्वेस्ट आपकी ब्रेक होती है जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पर आते हो, तो उसकी वजह से एप्लीकेशन लोड बैलेंसर थोड़ा सा स्लो होता है, स्लो कंपेयर टू नेटवर्क लोड बैलेंसर। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है बेसिकली आता है पर्सन रिक्वेस्ट आई। हाँ जी, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे हम सिक्योरिटी आई थिंक डिफाइन कर सकते हैं, कनेक्शन लेवल डिफाइन नहीं कर सकते ना। बहुत सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, अभी बहुत सारी चीजें हैं, बट थोड़ा वेट करो। लेकिन यहाँ पे आप काफी सारी चीजें, आप ऑप्शंस डिसाइड कर सकते हो, राइट। तो चलो यहाँ पे जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर आया, इस पर मैं कुछ ऑप्शंस मुझे मिल गए, लेकिन कंपेयर टू ये थोड़ा सा स्लो हो गया। और यहाँ पे मैं किस तरीके के ऑप्शंस के लिए ज्यादा ये वेबसाइट बेटर है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर आपके HTTP और HTTPS ऑप्शंस के लिए, है ना, जहाँ पे आपकी वेबसाइट मैनेजमेंट का काम कर रहे हो, बिकॉज इट वर्क्स ऑन लेयर 7। और यहाँ पे ये वेबसाइट मैनेजमेंट के लिए जहां पे आप काम कर रहे हो, उसके लिए आप एप्लीकेशन लोड बैलेंसर यूज कर सकते हो। ठीक है, नेटवर्क लोड बैलेंसर जो है वो आपका डायरेक्ट रिक्वेस्ट है, यहाँ पे कुछ टर्मिनेट नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे रिक्वेस्ट आई और सीधे जो भी रिक्वेस्ट पे जानी है, जहां पे भी आगे रिक्वेस्ट जानी है जिस सर्वर पे, वो फॉरवर्ड हो जाएगी। ठीक है, तो आपका रिक्वेस्ट क्या होता है, फॉरवर्ड हो जाता है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये किस लिए बेटर है, जहाँ पे आपको हाई स्पीड ट्रांसफर चाहिए, है ना, हाई स्पीड रिक्वेस्ट मैनेज करनी होती है। ठीक है, जहाँ पे आप मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट फॉलो करते हो, वहां पे जा सकते हो। गेटवे नया आया है जिसमें आप ऑन प्रीम के साथ भी अटैच कर सकते हो और ऑन प्रीम की रिक्वेस्ट ले सकते हो। ये बिल्कुल लेटेस्ट है, अभी बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन में नहीं है। क्लासिक लोड बैलेंसर पहले सबसे पहले स्टार्टिंग में होता था। इसमें क्या होता था क्लासिक लोड बैलेंसर में, इसमें सिर्फ यही होता था, तो एप्लीकेशन और लोड बैलेंसर कुछ अलग अलग नहीं था, जो भी रिक्वेस्ट आ रही है वो सिर्फ क्लासिक पे ही हैंडल होती थी और सिंपली आई और आगे फॉरवर्ड हो जाती थी। फिर उसके बाद ओवर द टाइम उन्होंने बोला कि हम एक लोड बैलेंसर सेपरेट कर लेते हैं वेबसाइट के लिए, तो उन्होंने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर इंट्रोड्यूस किया। फिर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के बाद उन्होंने बोला, आप अभी क्या था कि जो नेटवर्क काइंड की रिक्वेस्ट थी, जो TCP रिक्वेस्ट थी, वो सिर्फ अभी भी क्लासिक पे डिपेंड करता था। तो उन्होंने बोला कि भाई हम जो अपनी जो बेसिक रिक्वेस्ट है उसके लिए भी हम नेटवर्क लोड बैलेंसर के लिए एक सेपरेट बना लेते हैं। तो फिर वो नेटवर्क लोड बैलेंसर पिक्चर में लेके आए और उसके बाद क्लासिक लोड बैलेंसर ऑलमोस्ट अभी वो रिटायर हो गया। ठीक है, मतलब नए लोग तो कोई भी यूज नहीं करते हैं। अगर किसी ने पहले से यूज किया हुआ एप्लीकेशन में तो कुछ केसेस में आपको मिल जाएगा, अदरवाइज क्लासिक लोड बैलेंसर अभी यूज में नहीं है। ठीक है, तो ये प्राइमरी 3 आपको लोड बैलेंसर मिलेंगे। अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो अभी मेरे पास देखो इंस्टांस में कितने सर्वर रनिंग है, मेरे पास एक ही सर्वर रनिंग है। ठीक है, इसमें देखता हूँ मैं कुछ मेरे पास वेबसाइट होस्टेड है या नहीं है।
तो वेबसाइट मेरे ख्याल से इसमें होस्टेड लिख लेते हैं, कॉपी करते हैं। ठीक है, देखो इस पे कोई वेबसाइट भी होस्टेड नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक AMI है ना, हमने AMI फीचर को यूज किया, तो अभी मैंने एक AMI यूज किया हुआ था और इसके थ्रू मैं कुछ सर्वर लॉन्च कर देता हूँ। ठीक है, तो मुझे लोड बैलेंसर के बैक एंड में कुछ सर्वर्स चाहिए, तो फॉर दैट मैं कुछ सर्वर्स लॉन्च कर देता हूँ। 3 सर्वर लॉन्च कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, ठीक है, इसको लिख देते हैं वेब सर्वर्स। ग्रुप मेरे पास ऑलरेडी है, तो इसको ले लेते हैं, रिव्यू एंड लॉन्च। की पेयर मेरे पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो मैंने ये 3 सर्वर्स यहाँ पे लॉन्च कर दिए, अभी मेरे पास 3 सर्वर्स रेडी है। ठीक है, इसको वेब सर्वर बंद कर देते हैं। ठीक है, इसको वेब सर्वर 2 कर देते हैं। होप ये AMI सही होगा, है ना। वेब सर्वर 3 कर, ठीक है, फिर मेरे 3 सर्वर यहाँ पे रेडी होना शुरू होगा। अब EC2 में ही अगर बैकएंड में नीचे डाउन पर आओगे तो आपको लोड बैलेंसर का ऑप्शन मिल जाएगा। लोड बैलेंसर पे क्लिक करना है। क्रिएट लोड बैलेंसर किया। ठीक है, तो अभी लोड बैलेंसर क्रिएट कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, लोड बैलेंसर टाइप आ गए, राइट। तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, नेटवर्क लोड बैलेंसर है और गेटवे लोड बैलेंसर। ठीक है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्या कर रहा है, जैसे मैंने बोला आपको HTTP और HTTPS रिक्वेस्ट के लिए, तो choose an application load balancer when you need a flexible feature set of your application with HTTP and HTTPS traffic। flexible options चाहिए, right। कैसे flexible option, जैसे header बेस कुछ काम करना है। ठीक है, operating at the request level, application load balancer provide advanced routing and visibility feature targeted at application architecture including microservices and containers। ठीक है, नेटवर्क लोड बैलेंसर क्या है, नेटवर्क लोड बैलेंसर चूज ए नेटवर्क लोड बैलेंसर व्हेन यू नीड अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस। ठीक है, अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस, TLS offloading at scale, centralized certificate deployment, support for UDP। अगर UDP की रिक्वेस्ट है तो भी हमें नेटवर्क लोड बैलेंसर चाहिए, एंड स्टैटिक IP एड्रेस फॉर योर एप्लीकेशन। अगर आपको, क्योंकि हमेशा लोड बैलेंसर जो प्रोवाइड करता है, लोड बैलेंसर क्या प्रोवाइड करता है आपको, लोड बैलेंसर प्रोवाइड करता है आपको एक DNS नेम। लोड बैलेंसर विल बी अटैच्ड विद ए DNS नेम, ओके। एंड इफ यू वांट कि आपको IP मिल जाए, इफ यू नीड IP, तो भी आप नेटवर्क लोड बैलेंसर यूज करोगे। ठीक है, ऑपरेटिंग एट द कनेक्शन लेवल, नेटवर्क लोड बैलेंसर आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग मिलियन ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकेंड। जहां ऐसी रिक्वेस्ट है, ऐसी रिक्वायरमेंट है, मिलियन ऑफ रिक्वेस्ट, ठीक है, तो वहां पे आप क्या करोगे, नेटवर्क लोड बैलेंसर को यूज करोगे। ठीक है, गेटवे लोड बैलेंसर बिल्कुल नया है, उसमें क्या है आप देख सकते हो, चूज अ गेटवे लोड बैलेंसर व्हेन यू नीड टू डिप्लॉय एंड मैनेज ए फ्लीट ऑफ थर्ड पार्टी वर्चुअल अप्लायंस एंड सपोर्ट GNAPE। तो अगर कोई थर्ड पार्टी अप्लायंस को सपोर्ट करना है ना, वहां पर आप गेटवे लोड बैलेंसर को यूज कर सकते हो। दीज एप्लीकेशन एनेबल यू टू इम्प्रूव सिक्योरिटी, कंप्लायंस एंड पॉलिसी कंट्रोल। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका एनवायरनमेंट अगर आप देखोगे तो यूजर्स आ रहे हैं, और यूजर्स के बाद HTTP रिक्वेस्ट गई और पीछे बैकएंड में ये गया। ठीक है, ठीक है, डायग्राम में मत फंसो, डायग्राम में कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात समझ में आई, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर वेबसाइट के लिए और बाकी रिक्वेस्ट के लिए हम नेटवर्क लोड बैलेंसर फॉलो कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली। स्टेप ऑलमोस्ट सेम रहते हैं हर किसी में, ठीक है, और क्लासिक लोड बैलेंसर प्रीवियस जनरेशन। ठीक है, तो ये अभी आपका यूज में नहीं है तो हम इसको गो थ्रू नहीं करेंगे, बट ये सभी तरीके की रिक्वेस्ट को फॉलो कर लेता था। HTTP, HTTPS, TCP के लिए अभी नेटवर्क हो गया,
और SSL, ये रिक्वेस्ट सारी फॉलो कर लेता था, लेकिन अभी हमको ये जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर मैं क्रिएट करता हूँ, नेटवर्क लोड बैलेंसर आप लोग क्रिएट करके देखोगे और फिर देखेंगे क्या चैलेंज आता है। ठीक है, SLB, पहले मैं जो है वेबसाइट चेक कर लूं अपना। ठीक है, परफेक्ट है ना, तो हमारी ये वेबसाइट चल रही है। ठीक है, तो तीनों सर्वर पे चलेगी, तीनों सर्वर ऑटोमेटिकली अप हैं। तो डायरेक्ट अटैच करने में बस यही दिक्कत है कि अगर मेरी डायरेक्ट वेबसाइट डाउन हुई तो, सर्वर डाउन हुआ तो वेबसाइट डाउन, तो मैं लिया है लोड बैलेंसर को पिक्चर में। अब इसको करते हैं वेब लोड बैलेंसर। ठीक है, इंटरनेट फेसिंग, अभी ये क्या है, इंटरनेट फेसिंग। आप में से कितने लोग इंटरनेट और इंटरनेट जानते हो ना? इंटरनेट जब हम बाहर से यूज कर रहे हैं और अगर हम इंटरनली कंपनी के अंदर यूज कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल यूज कर सकते हैं। तो इंटरनल के लिए हमको क्या चाहिए, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो जो हम अगर हम वीपीसी पढ़ेंगे तो हम वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड जब हम यूज करेंगे तो हम अपना एक नेटवर्क बना सकते हैं अपनी कंपनी का, और फिर जो कंपनी के ही आईपी से अगर हम एक्सेस करेंगे, यानी कंपनी के नेटवर्क में, जैसे अभी आप लोग किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे तो उस कंपनी के नेटवर्क में आप जाओगे तभी आप उसके रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। सेम वे में आप यहाँ पे भी एक डेडिकेटेड नेटवर्क बना सकते हो, और उस डेडिकेटेड नेटवर्क में जब आप उस आईपी रेंज में जाओगे तभी आप इंटरनल वाले को यूज कर पाओगे। ठीक है, इंटरनेट फेसिंग में बाहर पब्लिक से, मतलब बाहर इंटरनेट से मैं यूज कर सकता हूँ, तो मैं इसको इंटरनेट फेसिंग रखता हूँ। IPv4 टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, अगर आपको IPv6 चाहिए तो आप डुअल स्टैक यूज करो। ठीक है, अगर आपकी कंपनी में IPv6 यूज होगा तो आप डुअल स्टैक यूज करो। ठीक है, नेटवर्क मैपिंग, किस वीपीसी से अटैच करना है, तो मुझे अभी क्या है, ये मेरा पब्लिक फेसिंग है, तो मैं क्या करूंगा, इसको पब्लिक वीपीसी जो डिफॉल्ट वीपीसी है उसको यूज करूंगा। मैं अभी डिफॉल्ट वीपीसी को यूज करूंगा। मेरे सर्वर्स किस रीजन में होंगे, ठीक है, तो हमने ये डायग्राम बनाया था ना। अगर मुझे हाई अवेलेबिलिटी चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक 2A कर दूंगा, एक सर्वर 2B में रख दूंगा, है ना, तो हो गई हाई अवेलेबिलिटी। अगर मेरा ये डेटा सेंटर डाउन भी गया तो मेरा सर्वर दूसरी सर्विस से चल जाएगा, तो मेरा सर्वर एक 2A में होगा और मेरा एक 2B में होगा। ठीक है, अब जो मैं सर्वर्स क्रिएट करूंगा, अच्छा पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि मेरे सर्वर्स एक्चुअली हैं किस रीजन में। तो देखो ये 2B में है मेरे सर्वर्स। ठीक है, मेरे वेब सर्वर 1 2 3 है ना, ओ मेरे सारे सर्वर 2B के अंदर है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे हाई अवेलेबिलिटी में एक तरह से अचीव नहीं कर रहा क्योंकि मेरे सारे सर्वर्स 2B के अंदर ही लॉन्च हुए, तो इसकी वजह से हमें सिर्फ 2B में अगर मैं काम करूंगा तो मेरा चल जाएगा। ठीक है, तो 2B ले लेते हैं, मेरे सर्वर 2B के अंदर है। सिक्योरिटी ग्रुप, तो सिक्योरिटी ग्रुप मैं चूज कर लेता हूँ, तो मेरे पास ऐसा सिक्योरिटी ग्रुप चाहिए। अच्छा, सिक्योरिटी ग्रुप भी दो जगह पे अब चलेगा, जैसे 80 पोर्ट चाहिए ना, ओपन होना चाहिए, तो 80 पोर्ट अब दो जगह ओपन होगा। लोड बैलेंसर का भी सिक्योरिटी ग्रुप है, देख रहे हो ना, मैं लोड बैलेंसर क्रिएट कर रहा हूँ तो लोड बैलेंसर का भी सिक्योरिटी ग्रुप है। अभी मुझे 80 पोर्ट कहाँ कहाँ पे ओपन करना पड़ेगा, मुझे एक तो इंस्टांस लेवल पे ओपन करना है जो मेरा सिक्योरिटी ग्रुप है, यहाँ पे भी मेरा 80 पोर्ट शुरू होगा अगर मेरी वेबसाइट है HTTP, या फिर मैं क्या करूंगा 443 अगर मेरा HTTPS ट्रैफिक है। तो एक तो इंस्टांस लेवल पे लगेगा सिक्योरिटी ग्रुप और एक कहाँ लगेगा, लोड बैलेंसर पे। लोड बैलेंसर पे। क्लियर है? ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, अगर दोनों में से एक भी नहीं लगेगा तो आपकी वेबसाइट रन नहीं करेगी। तो कई बार ऐसा होगा जब आप प्रोडक्शन में कंपनी में काम कर रहे हो, यार कुछ इशू आ रहा है, वेबसाइट नहीं चल रही है, तो आपको इंश्योर करना है कि पोर्ट दोनों जगह पर ओपन है। ठीक है, तो ये आपको एक्चुअली में देखना है। मेरे पास, मैंने क्या देखा, मेरे पास ये वाला ग्रुप है और इसमें मेरा 80 पोर्ट है, मैंने ये रिक्वेस्ट ले लिया। ठीक है, अभी देखो दिखा रहा है कि किस पे लिसन कर रहा है, 80 पोर्ट पे लिसन कर रहा है। ठीक है, रिक्वेस्ट आ रही है 80 पोर्ट पे। ठीक है,
अब ये क्या करेगा, आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो फॉरवर्ड करना है तो फिर किसको फॉरवर्ड करेगा, लोड बैलेंसर को। देखो यहाँ पे लोड बैलेंसर पे रिक्वेस्ट आई, आगे किसको फॉरवर्ड हो रही है, सर्वर को। सर्वर्स को। तो जब ये सर्वर्स को फॉरवर्ड होगी तो मेरे पास कुछ होना चाहिए ना आगे। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है सर्वर को फॉरवर्ड करने को। तो मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक टारगेट ग्रुप बनाना पड़ता है। मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक टारगेट ग्रुप बनाना पड़ता है। तो ये जो टारगेट ग्रुप है, ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी 2 टारगेट ग्रुप बने हुए हैं, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये टारगेट ग्रुप इज नथिंग, बस टारगेट ग्रुप के अंदर क्या है कि मैं कितने सर्वर्स रख रहा हूँ। तो मेरा जो ये लोड बैलेंसर फॉरवर्ड करेगा रिक्वेस्ट, ये किसको फॉरवर्ड करेगा, टारगेट ग्रुप को। और इस टारगेट ग्रुप के अंदर मेरे सर्वर्स होंगे जो भी मुझे रखने हैं, क्योंकि मेरे पास तो 1000 सर्वर्स होंगे प्रोडक्शन में। तो मुझे एक टारगेट ग्रुप बनाना होगा, तो मैं क्रिएट टारगेट ग्रुप पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, मैंने क्रिएट टारगेट ग्रुप पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो किस पर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी है। ठीक है, इंस्टांसेस पे करनी है, जो AWS के सर्वर्स है वहां कर सकते हो। यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं। सपोज करो सिर्फ आप AWS का लोड बैलेंसर ही यूज करना चाहते हो और आप नहीं चाहते कि आपको आप AWS के अंदर सर्वर नहीं बनाना चाहते। ठीक है, आपके पास ऑलरेडी आपकी कंपनी में कुछ फिजिकल सर्वर्स हैं, तो आप चाहो तो उनको भी पॉइंट आउट कर सकते हो। आईपी एड्रेस करोगे तो ये क्या करेगा, ऑन प्रिम रिसोर्स को सपोर्ट कर देगा। मतलब क्योंकि अगर उस सर्वर का कोई पब्लिक आईपी है जो आपके यहाँ पे ऑन प्रिम पड़ा हुआ है, मतलब आपके खुद के डेटा सेंटर में रखा हुआ है, तो आप उसके आईपी पे भी इसको फॉरवर्ड कर सकते हो। उसको एक पब्लिक आईपी दे दो और उस पर वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दो, और यहाँ पे जब नेक्स्ट करोगे तो वो बोलेगा किस आईपी पे मैं रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करूँ। ठीक है, और AWS के सर्वर अगर आप यूज कर रहे हो तो उस पर तो आप इजीली कर ही सकते हो, इंस्टांस सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास अभी AWS के अंदर 3 सर्वर है, मैं उन पे फॉरवर्ड करूंगा। बट अगर हमारी इन रियल अगर आपको जरूरत पड़ती है ऑन प्रिम को यूज करने की, मनी सेव करने के लिए, कि भाई मेरे पास फिजिकल सर्वर है मैं क्यों वेस्ट करूं, तो आप उसको इसलिए यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप किसी और दूसरे लोड बैलेंसर पे भी फॉरवर्ड कर सकते हो रिक्वेस्ट। और आप चाहो तो लैम्डा फंक्शन एक सर्विस होती है, हम लैम्डा पढ़ेंगे। लैम्डा इज नथिंग, लैम्डा क्या है, एक फंक्शन होता है, मतलब वो रिक्वेस्ट को इस लैम्डा फंक्शन पे फॉरवर्ड कर देगा, और लैम्डा फंक्शन पे हमने कुछ स्क्रिप्ट लिखी हुई होगी कि भाई आगे क्या काम करना है आपको, तो वो आगे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देगा। तो पहले ये सिर्फ इंस्टांस और आईपी एड्रेस ही होता था। ठीक है, बट अभी उन्होंने 2 नए फीचर ऐड कर दिए हैं, तो ये हमेशा चेंज होता रहता है, इम्प्रूवमेंट, कुछ ना कुछ चेंजेस चलता रहता है, राइट। तो इंटरफेसेस थोड़ा बहुत चेंज होता है, कंसेप्ट समझ लेना, कंसेप्ट सेम रहता है। ठीक है, तो आप इसको फॉलो करो और हम इंस्टांस स्पेस को फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, और ठीक है, मैंने बोला मैं इंस्टांस पे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। और टारगेट ग्रुप नेम क्या है, तो मैं इसको बोल देता हूँ वेब टारगेट ग्रुप। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ क्लाउड लर्निंग तो CL वेब टारगेट ग्रुप। ठीक है, तो मेरा एक क्लाउड लर्निंग वेब टारगेट ग्रुप हो गया जिसके अंदर मेरे सर्वर्स ऐड है। ठीक है, अब किस प्रोटोकॉल को सपोर्ट करना है, तो अब देखो पहले सिर्फ HTTP और HTTPS को सपोर्ट करता था, अभी क्या हो गया है, कुछ और ऐड कर दिए, बिल्कुल रिसेंटली चेंज किया। ठीक है, तो ये 80 पोर्ट पे हमने बोला फॉरवर्ड कर दे। ठीक है, ठीक है जी। सिलेक्ट द VPC, जिस VPC के अंदर आपके सर्वर्स हैं वो बताओ। तो हमने बोला मेरे सर्वर जो है इसमें एडेड है। ठीक है, इस VPC में मुझे पता है क्योंकि मेरी रेंज 172 की है, ये मेरा कस्टमाइज VPC है। ठीक है, तो इसको मैंने VPC ले लिया। प्रोटोकॉल वर्जन हम डिफॉल्ट पे चलेंगे। ठीक है, या अगर आपका वेबसाइट डेवलपर बताएगा अदरवाइज कि भाई HTTP 1 यूज कर रहे हो या HTTP 2 यूज कर रहे हो। हेल्थ चेक, तो यहाँ पे हेल्थ चेक करेगा कि भाई आपके सर्वर्स अप है या नहीं है। वो कैसे डिसाइड करेगा कि भाई मेरा लोड बैलेंसर अप है और रनिंग है या नहीं है, तो वो मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं यहाँ पे AWS। तो इन्होंने बोला HTTP पे मेरी वेबसाइट चल रही है, किस पाथ पर चल रही है, तो ये डिफॉल्ट पाथ है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये एज्यूम करता है कि यहाँ पे index.html होगा या index.php होगा। अगर ये सब है तो इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपका कुछ कस्टमाइज है जैसे main.html है, ठीक है,
तो वो तुम्हें पाथ बताना पड़ेगा कि भाई जो मेरी वेबसाइट एक्चुअली खुलती है वो इस सर्वर पे जाके in.html पे खुलती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो मेरे पास नहीं है तो ये नहीं आ रहा है ना, लेकिन अगर आपका कुछ ऐसा कस्टमाइजेशन है तो वो आपको डालना पड़ेगा पाथ। अदरवाइज आप index.html देखो बाय डिफॉल्ट ले लेता है, तो देखो ये बाय डिफॉल्ट डाला है, ये चाहे मैं डालूं या नहीं डालूं तो मुझे यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एडवांस हेल्थ चेकिंग क्या है? अगर आप किसी पोर्ट को ओवरराइड करना चाहते हो कि मेरे पास रिक्वेस्ट तो आई 80 पे, लेकिन एक्चुअली मेरी जो वेबसाइट होस्टेड है वो 8080 पर है, तो ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो मेरी वेबसाइट होस्टेड है वो एक्चुअली इसके 80 पोर्ट पर ही होस्टेड है, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं इसको क्या रखता हूँ 80। ठीक है, अब ये हेल्दी थ्रेशोल्ड है। हेल्दी थ्रेशोल्ड मतलब वो कितनी बार चेक करेगा कि आपका सर्वर हेल्दी है या नहीं। मान लो आपका सर्वर अनहेल्दी था, आपका लोड बैलेंसर फेल हो गया कभी, तो वो 5 टाइम्स चेक करेगा कि भाई मेरा सर्वर हेल्दी हो। अगर आपका 5 टाइम प्रॉपर रिस्पॉन्स आ गया तभी वो उसको अनहेल्दी से हेल्दी करेगा। ठीक है, अनहेल्दी कब डिक्लेयर करेगा? अगर आपका 2 टाइम्स में, तो इसको ना मैं मिनिमम में रख देता हूँ अभी, ठीक है, ताकि जल्दी से लोड बैलेंसर एक्टिवेट हो जाए। वैल्यू आप देख ही रहे हो 2 to 10 है। ठीक है, अनहेल्दी कब डिक्लेयर करेगा? अगर 2 टाइम्स में उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मतलब उसने वेबसाइट खोली abc.com, रिस्पॉन्स नहीं आया 1, abc.com 2, रिस्पॉन्स हो गया 2, तो 2 टाइम्स अगर उसका रिस्पॉन्स नहीं आया तो बोलेगा भाई आपका जो लोड बैलेंसर है वो अनहेल्दी हो गया। ठीक है, टाइम आउट पीरियड कितना है? टाइम आउट मतलब कितने सेकंड में आपकी वेबसाइट का रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए। तो अगर मेरी वेबसाइट का रिस्पॉन्स 5 सेकंड के अंदर आ रहा है तो दैट मीन्स वो उसको हेल्दी ट्रीट करेगा कि हाँ ये विद इन टाइम मेरी वेबसाइट चल रही है, परफॉर्मेंस ओके है। और कितने टाइम बाद ट्राई करेगा? एवरी 5 सेकंड पे ट्राई करेगा, या बाय डिफॉल्ट है इसका 30। ठीक है, यानी एवरी हाफ मिनट ये चेक करेगा। अच्छा, अभी मैंने वेबसाइट खोली, रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है, फिर दोबारा 30 सेकंड पे जाएगा। अच्छा, वेबसाइट चल रही है, हाँ ठीक है, एवरी 30 सेकंड ये चेक करता है। मैंने इसको मिनिमम 5 कर दिया कि भाई एवरी 5 सेकंड पे मेरे रिस्पॉन्स चेक करते रहो, मेरी वेबसाइट बहुत क्रिटिकल है। ठीक है, क्लियर हो गया? मैं इंस्टांसेस को कवर कर रहा हूँ, और इंस्टांसेस में मैंने टारगेट ग्रुप नेम डाल दिया, पोर्ट मेरा 80 है, कुछ इसमें सोचना नहीं है। ठीक है, हेल्थ चेक में डिफॉल्ट चल रहा हूँ, उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा कम कर दिया ताकि मेरा लोड बैलेंसर जल्दी एक्टिवेट हो जाए। कुछ लोड बैलेंसर को अगर कुछ टैग देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। तो उसने बोला यहाँ पे कुछ इशू है, इट मस्ट बी स्मॉलर देन द इंटरवल। इंटरवल कितना डाल दिया मैंने? ओके, तो इसको मैं 10 कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो मेरा टारगेट ग्रुप रेडी हो रहा था। टारगेट ग्रुप के अंदर मेरे पास कितने अभी सर्वर अवेलेबल हैं? 4 सर्वर अवेलेबल हैं। ठीक है, मुझे लोड बैलेंसर के अंदर कितने सर्वर डालने हैं अभी? आई कैन डिसाइड, है ना, लेकिन मैं 1 2 3 डाल देता हूँ अभी। ठीक है, अगर मैं 2 डालना चाहूँ तो 2 भी डाल सकता हूँ, और अगर मैं चारों ऐड कर दूंगा तो क्या होगा? मैं अपने लिए दिक्कत करूंगा, क्योंकि इस पे तो मेरी वेबसाइट चल ही नहीं रही है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट आएगी 1 पे आएगी, फिर दूसरी आई सेकंड पे आएगी, थर्ड आएगी थर्ड पे आएगी, फोर्थ आएगी इस पर आएगी, इस पे तो कुछ वेबसाइट होस्टेड ही नहीं है, तो वो रिक्वेस्ट क्या होगी? फेल हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे ये भी इंश्योर करना है कि मैं एक्चुअली वेब सर्वर ही हूँ मेरे जो बैकएंड में चल रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने ये तीनों वेब सर्वर चूज कर लिए और इसको मैंने रजिस्टर करना है, तो मैंने बोला इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो। ठीक है, अभी तीनों सर्वर एडिड हो गए, देखो तीनों सर्वर एडिड हो गए। ठीक है जी, अब मेरे ये तीनों सर्वर चल गए, क्रिएट टारगेट ग्रुप कर दिया, बढ़िया हो गया। अभी मेरा लोड बैलेंसर रेडी होना शुरू हो गया, टारगेट ग्रुप रेडी हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे कुछ आता है क्या। मेरा एक नया टारगेट ग्रुप आ गया, तो मैंने बोला अगर कोई HTTP रिक्वेस्ट आती है तो इसको किसको फॉरवर्ड कर दो? इस टारगेट ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दो। इसके साथ अगर आप और कुछ लिसनर लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो, जैसे ये 80 के लिए होगा। अब आप चाहते हो HTTPS रिक्वेस्ट आए
HTTPS रिक्वेस्ट मैं किस पे फॉरवर्ड करना चाहता हूँ। तो अगर HTTPS रिक्वेस्ट क्या होती है, ये पता है, जो सिक्योर सर्टिफिकेट आता है, मतलब अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट सिक्योर हो, है ना, जैसे आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो तो वो वेबसाइट में क्या होता है, एक सर्टिफिकेट लगा हुआ होता है, SSL सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, है ना। उससे क्या होता है, आपकी वेबसाइट रहती है सिक्योर। ठीक है, तो देखो ये सर्टिफिकेट लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ है, तो यानी सर्टिफिकेट है। तो ये सर्टिफिकेट आपको मिलता है थर्ड पार्टी कंपनी से। बहुत सारी कंपनियां थी, जैसे वेरिजोन है और गोडैडी है, ये सब कंपनियां SSL सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती हैं। इस सर्टिफिकेट का एक कॉस्ट लेती है। इसमें क्या होता है, इंक्रिप्शन सेटअप होता है कि इंक्रिप्शन लेवल कितना होगा। तो उस इंक्रिप्शन लेवल के अकॉर्डिंगली अगर आप लगाना चाहते हो तो आप एक सर्टिफिकेट खरीद सकते हो और उस सर्टिफिकेट को लगा सकते हो अपनी वेबसाइट के साथ, है ना। तो ये एक स्टेप रहता है। इसके थ्रू आपका जो भी डेटा, मैंने आपकी वेबसाइट खोली yahoo.com, तो मेरी जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है क्लाइंट की, जब भी मैं रिक्वेस्ट रेज करता हूँ तो मेरी कुछ इंफॉर्मेशन जाती है, तो वो क्या जा रही है, वो इस SSL सर्टिफिकेट के थ्रू जा रही है। और ये क्या है, ये एक इनक्रिप्टेड की से लॉक है, तो यानी मेरा डेटा सेफ है। अदरवाइज क्या होता है, ऑन द मिडल वे मेरा डेटा मेरा डेटा क्या हो सकता है, क्या बोलते हैं उसको, मेरा डेटा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। ठीक है, तो अगर हमारा SSL इंक्रिप्शन लगा हुआ है तो हमें फायदा है। अगर आप चाहो तो किसी थर्ड पार्टी कंपनी से ले सकते हो, उसकी कुछ कॉस्ट लेके वो SSL सर्टिफिकेट लगा देंगे। अभी क्या करोगे, अगर मैं HTTPS कर दूंगा तो नेक्स्ट जब मैं करूंगा तो मेरे पास वो सर्टिफिकेट बोलेगा कि भाई आप अपना सर्टिफिकेट यहाँ पे लगा दो। मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो हम लोग HTTP ट्रैफिक को लेके चलते हैं। अदरवाइज आपको सिर्फ एक सर्टिफिकेट ऐड करना है, दैट्स इट। तो अभी देखो मेरा लोड बैलेंसर रेडी हो गया। तो लोड बैलेंसर में मैंने क्या किया, एक नेम दिया, इंटरनेट फेसिंग है, IPv4 है, कुछ भी चेंज नहीं है अभी तक। ठीक है, अपना VPC चूज किया। मेरे सर्वर्स किसके अंदर है, मेरे सर्वर 2B के अंदर है। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप मैंने देखा कि 80 पोर्ट मेरा ओपन होना चाहिए क्योंकि मेरी रिक्वेस्ट 80 वाली आएगी, HTTP रिक्वेस्ट है। लिसनर मेरा कौन सा है, 80 है। टैक्स दिया और मैंने लोड बैलेंसर क्रिएट कर। ठीक है, अभी मेरा लोड बैलेंसर क्या हो रहा है, प्रोविजनिंग है। यहाँ पे क्या स्टेटस है, प्रोविजनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा डेटा क्या हो रहा है, यहाँ पे डेटा मेरा लोड बैलेंसर रेडी हो रहा है। प्रोविजनिंग मीन्स अंडर प्रिपरेशन और सेटअप। ठीक है, और एक्टिव हो जाएगा तो क्या होगा, मेरा लोड बैलेंसर एक्टिव हो गया। ठीक है, लोड बैलेंसर हैज one thing which is called DNS name which will be used to open your website. ठीक है, तो इस लोड बैलेंसर का क्या मिला है, इस लोड बैलेंसर के साथ मुझे मिला है एक DNS नेम। अगर मैं इसकी डिटेल चेक करता हूं तो देखो, हर रिसोर्स का नॉर्मली एक ARN होता है, एक ये यूनिक नेम है। ठीक है, तो जब हम कभी कोडिंग में यूज करते हैं या प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं तो हमें चाहिए होता है ARN। ठीक है, और अगर हम CLI में भी हमको ARN की जरूरत पड़ती है। और वैसे हमें जो मेन जो आउटपुट है इसका वो क्या है, DNS नेम। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ DNS नेम और इसको ओपन करता हूँ। अभी तक तो मेरे पास सर्वर के IP थे, लेकिन सर्वर का IP से तो एक ही सर्वर चलेगा। लेकिन अगर मैं DNS नेम चला रहा हूँ तो अभी मेरे पास रिक्वेस्ट जो जाएगी वो 4 सर्वर पे जाएगी। ठीक है, अब देखो किस पे जा रही है ये, अभी मेरा ये एक्टिव हो गया एक्चुअली, अदरवाइज मैं दिखाता तो ये फेल हो जाती। ठीक है, मेरी ये रिक्वेस्ट फेल हो जाती, लेकिन अब मेरा क्या है, DNS जो है वो एक्टिवेट हो गया। ठीक है, तो मेरा सर्वर चल रहा है। अब जितनी बार मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये एक्चुअली अलग अलग सर्वर पे मूव कर रही है रिक्वेस्ट। मेरी रिक्वेस्ट क्या हो रही है, अलग अलग सर्वर पर जा रही है। ठीक है, लेकिन जा तो नहीं रही, ये तो सब एक ही आउटपुट आ रहा है। तो क्या मेरी रिक्वेस्ट अलग अलग सर्वर पर जा रही है, नहीं जा रही है? How can we check? क्वेश्चन है ना। IP तो रुक जाओ, एक काम करते हैं, ये वेब सर्वर 1 था हमारा। ठीक है, तो मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। आई होप आई शुड बी एबल टू कनेक्ट।
हाँ हो गया, नहीं हो रहा। ठीक है, ब्राउजर में कभी कभी इशू आ जाता है, तो क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और हम सेशंस पे जाते हैं, इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी जल्दी रैप अप करते हैं, ये एक बार कनेक्ट हो जाए तो ये लोड बैलेंसर का कंसेप्ट आज अच्छे से समझ लो। मेरी जो वेबसाइट थी वो कहाँ पे थी, where www.html, राइट, इसी बात पर है ना। मैं जो कंटेंट रखता हूँ वो किस बात पे रखता हूँ, where www.html पे, राइट। तो मैं इस फाइल को चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, आपको जाके चेंज कर देता हूँ। मैंने क्या किया, वेलकम टू आवर फर्स्ट वेब सर्वर। ठीक है, ये तो ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, तो हमने सेव कर दिया। ओके, ठीक है, तो इसकी तो मुझे जरूरत ही नहीं है, तो इसको मैंने फर्स्ट ही रहने दिया। ठीक है, अभी सेकंड सर्वर चेक करते हैं, सेकंड सर्वर क्या है, ये सेकंड है। ठीक है, इसको कॉपी किया और इसको भी मैंने इसका कंटेंट चेंज कर देता है। ठीक है, vi मेरी फाइल कहाँ पे है, where/www, और इसको पहले sudo लगा देते हैं, है ना, क्योंकि मुझे एडमिन एक्सेस नहीं थी। html, मेरी फाइल का नाम क्या है, index.html। ठीक है, ये मेरा क्या है, सेकंड सर्वर था, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, वेलकम टू आवर सेकंड वेब सर्वर। चलिए, इसको सेव कर दिया, आ गया। एक और सर्वर है हमारे पास, थर्ड, है ना, तो उसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। sudo vi www index, ये मेरा सर्वर है थर्ड, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, थर्ड वेब सर्वर। ठीक है, ओके कर देता हूँ। अब देखो, ये डीएनएस नेम है, राइट, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये फर्स्ट वेब सर्वर पे जा रही है रिक्वेस्ट। ठीक है, अब ये रिक्वेस्ट किस पर गई, हेलो, हाँ प्रशांत। हाँ, तो ये रिक्वेस्ट किस पे गई, थर्ड सर्वर पे गई, देख रहे हो। ठीक है, हाँ जब मैंने रिफ्रेश किया तो आपकी बात थर्ड पे गई, अभी दोबारा किया तो किस पर गई, सेकंड पर जा रही है। ठीक है, फर्स्ट पर गई, रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखो हर बार चेंज हो रही है, ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, तो ये कंटेंट मैंने क्यों चेंज किया, कंटेंट मैंने जस्ट आपको प्रूव करने के लिए चेंज किया कि रिक्वेस्ट एक्चुअली हमारी अलग अलग सर्वर पर रोम कर रही है ना। अदरवाइज जो कंटेंट रहता है वो सेम ही रहता है, कभी वेबसाइट का कंटेंट आप देखते हो चेंज थोड़ा होता है, इस सर्वर पर जाएगा इस पे जाएगा, तो कंटेंट सेम रखेंगे, लेकिन जस्ट टू प्रूव द पॉइंट और टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट हमने क्या किया, कंटेंट चेंज कर दिया, और अभी देखो हमारी वेबसाइट क्या कर रही है, रोमिंग कर रही है ना, कभी किसी पे जाएगी कभी किसी पे जाएगी। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, तीनों सर्वर पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया ट्रैफिक, अब मेरा एक ही सर्वर पे नहीं है 100% ट्रैफिक, है ना, तीनों सर्वर पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। समझ में आया, क्वेश्चन। एक्चुअली ये तो एक मतलब
तो ठीक है हमने चेक कर लिया, बट बेसिकली हम स्टेटस चेक नहीं करेंगे ना। अगर हम लोड बैलेंसिंग और मॉनिटरिंग भी चेक करें तो हम वहाँ पे कनेक्शन भी चेक कर सकते हैं ना। तो वो कहाँ पे यहाँ पे इसमें ऑप्शन है AWS के लोड बैलेंसिंग में मतलब आप क्या चेक करना चाहते हो? कनेक्शन पर सर्वर। कनेक्शन पर सर्वर। देखो कनेक्शन पर सर्वर के लिए क्या कर सकते हो आप, लोड बैलेंसर पे जाओगे, यहाँ पे मॉनिटरिंग ऑप्शन है ना। तो मॉनिटरिंग में जाके आप मॉनिटरिंग कर सकते हो कि कितनी आपके पास रिक्वेस्ट आ रही है, आपके पास कितनी रिक्वेस्ट आ रही है। ठीक है, तो मेरे पास अभी जो काउंट आ जाएगा। अराउंड है ना, काउंट मिल जाएगा। आप और भी चेक कर सकते हो कि आपका रिस्पांस का कितने टाइम में रिस्पांस आपके पास से जा रहा है, कितने आपका टोटल लोड पड़ रहा है, और कितने 500 है। इसमें पर इंस्टांस नहीं दिखाएगा कि पर इंस्टांस कितने कनेक्शन क्रिएट हुए। इंस्टांस पे पर भी होता है ना। इंस्टांस मैं कह नहीं सकता, पर इंस्टांस मेरे ख्याल से यहाँ पर होगा इसमें, बट आई एम नॉट श्योर कि है या नहीं है। होना चाहिए। में जाओ तो टारगेट में मिल जाना चाहिए मेरे ख्याल से। CLL, हाँ ये रही पर इंस्टांस पे है। देखो पर इंस्टांस पे अभी अगर इस टारगेट ग्रुप पर जा रहे हो तो आपके पास आ रही है, टारगेट ग्रुप का तो रिस्पॉन्स मिल जाएगा। इस टारगेट ग्रुप पर कितनी आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर इस टारगेट ग्रुप में पर इंस्टांस पर जाना चाहो तो मेरे ख्याल से तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है। बट वो फॉर श्योर होगा, मतलब आप पर इंस्टांस निकाल सकते चलो ढूंढते हैं हो। ये ऑप्शन मतलब थोड़ा सा गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा। इसमें पर हाँ इंस्टांस होना आप चाहिए। निकाल सकते हो। हाँ डेफिनेटली होगा, मतलब ये ऑप्शन तो आप डिटेल में निकाल सकते हो। आप लोड बैलेंसर की सेटिंग्स चेक करोगे। अभी क्या होता है, करेगा ना ये टारगेट ग्रुप पे कर सकता है, ठीक है। तो इसमें एक कंडीशन हो सकती है कि या तो आप मल्टीपल टारगेट ग्रुप बनाओ, लेकिन वो एक लॉजिक नहीं बनता। तो इसमें कुछ ना कुछ ऑप्शंस होगा, ठीक है। अगर आप देखोगे तो आप एक बार ट्राई करके देख लो मिलने का। अदरवाइज फिर मैं कुछ ऑप्शन सर्च कर दूंगा अगर मुझे। हाँ चलो देखते हैं ढूंढते हैं इसको क्या होगा बट तो ये मतलब जरूर आपको डिस्कस। डेफिनेटली ऑप्शन जरूर मिलेगा। ठीक है, इसमें आप आते हो जाओगे। हाँ ठीक है जी, तो क्लियर हुआ। तो आप क्या कर सकते हो, लोड बैलेंसर पर आप चेक कर सकते हो कि भाई मेरे पास टोटल कितने रिक्वेस्ट आ रही हैं, राइट, और मेरी कितनी रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड हुई, और अब ये मेरा लोड बैलेंसर हो गया एक्टिव। और हमने ये भी देखा कि हमारा मल्टीपल टारगेट, मतलब अगर हम हमारा एक्चुअली जो इनकमिंग ट्रैफिक है वो दूसरे लोड बैलेंसर पर जा रहा है। लेकिन अभी तुम एक चीज देखोगे, ये जो लोड बैलेंसर का नेम है ना, ये भी आपको याद रखना थोड़ा सा टफ काम है या नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, एक आगे सर्विस यूज करेंगे राउट 53, उसके थ्रू हम इसको अटैच कर देंगे abc.com पे। abc.com याद रखना आसान है, राइट। abc.com ऑटोमेटिकली किससे लिंक हो जाएगी, इस, और ये लोड बैलेंसर रिक्वेस्ट कहाँ चली जाएगी आपकी, जो बाकी के सर्वर्स हैं, जो इसके पीछे बैकएंड में सर्वर्स लगे हुए, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से काम करेगा। आई थिंक 15 मिनट्स हो गए हैं ओवर हम लोग, तो आज के लिए रैप अप करते हैं। बट कोशिश करो, ये एक लोड बैलेंसर बना के देखो, ठीक है। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर बना के देखो, और काफी चीजें उससे आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आया, अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो बेटर है, राइट। हम इसको यूज तो करेंगे तो आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो एक प्रैक्टिकली करके देखो, ठीक है। चलो फिर कल कंटिन्यू करते हैं और ऑटो स्केलिंग को कल कवर करेंगे। ठीक। ओके थैंक टेक केयर, ओके बाय। बाय बाय।